नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ आई खास तस्वीरों के साथ। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी जिसमें बस ऐसे ही किसी को भी और कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कई मामलों में मरीज़ की मौत तक हो जाती है, तो कई बार लोगों की सूझबूझ से सीपीआर देने से मरीज़ की जान बचाई भी जाती है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक ऐसी ही मशीन लगाई गई है जिसे एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। वैसे लोग जो दिल के मरीज हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर कुल 5 जगहों पर यह लगाया गया है। एईडी एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग अचानक कार्डियक अरेस्ट से गुजरने वाले व्यक्ति को प्राथमिक सहायता के लिए दिया जाता है। इस मशीन को लगाने के साथ ही आम लोगों और स्टाफ को भी इस मशीन को चलाना आना चाहिए। इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया है। इस मशीन को चलाना हम सभी को आना चाहिए ताकि अगर वैसी परिस्थिति सामने आए तो हम मरीज की जान बचा पाने में सक्षम हो सकें। और इस खास खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक टंडन जुड़ रहे हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। इस मशीन को लेकर के खासा अप्रेजल भी मिल रहा है सर, काफ़ी लोग प्रेज भी कर रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह कदम उठाया गया। लेकिन अगर आप बता पाएँ ये एईडी मशीन के बारे में, किस तरह से काम करेगी और कैसे लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, नमस्कार। और सबसे पहले तो ये बता दें, कार्डियक अरेस्ट एक आजकल के समय में एक ऐसी बीमारी तो नहीं, एक तरह का ये जानलेवा सिम्टम होता है जिसमें कि पेशेंट्स की जान जा सकती है। और समय अगर विद इन 3 मिनट्स अगर किसी को सीपीआर के जरिए इसको अगर मिल जाए तो बाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं जो वहाँ पे खड़े होते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जनरल पब्लिक में इसकी अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है और मीडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। और लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बात की कि कैसे सीपीआर दिया जाता है, कैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे कहते हैं या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है, उसके कंसेप्ट क्या हैं। और दूसरा, उसी के तहत ये जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या एईडी मशीन जिसका कि इंस्टॉलेशन आज जयपुर हवाई अड्डे पे किया गया है सरकार द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इस तरह के जो इंस्टॉलेशन है और भी कई एयरपोर्ट से देखे जाते हैं, ना कभी एयरपोर्ट्स बल्कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं इन सब में इस चीज़ का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और इसका कंसेप्ट ये है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का कि ये डिफिब्रिलेशन करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कार्डियक अरेस्ट के समय हार्ट की जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है, जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है। तो उसका इलाज में यही होता है कि सबसे पहले उसमें सीपीआर करना है। सीपीआर के साथ अगर ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मौजूद है तो इसका यूज करना है। इससे डिफिब्रिलेशन के जरिए मतलब इलेक्ट्रिक तरंगे पैदा होती हैं जिससे कि वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, जिसमें कि हार्ट की गति अनियंत्रित हो गई है, उसको रोका जा सकता है और हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो पैदा की दी जा सकती है। और हार्ट की नॉर्मल रिदम ही जो है फिर हार्ट का जो है कार्डियक आउटपुट जिसे कहते हैं हम लोग, वो नॉर्मल पैदा होता है और उससे फिर पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। सर इस बेसिक मशीन को कंसेप्ट अगर यही है अगर कि हम जो लोग इस हार्ट की तरह जो जी 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 नियंत्रित हो गई है उसको ये रिस्टोर करती है नॉर्मल रिदम में। जी डॉक्टर टंडन, अगर हम ये इस तरह से इसको प्लान करें कि ये देश के सभी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर या फिर अन्य और जगहों पर भी ये लग सके, क्योंकि कार्डियक हाँ अरेस्ट के सर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली बिल्कुल। पॉसिबल है या फिर ये मशीन उस तरह से हाँ नहीं काम कर नहीं, पाएगी। बिल्कुल फीजिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ये तो लगनी ही चाहिए। हर पब्लिक स्पेस पे इसका मौजूदगी होनी चाहिए, ना केवल एयरपोर्ट से बल्कि मॉल्स में अच्छा। भी लगने लगी हैं, जो भी मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे भी मतलब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उन सब जगहों पे इसका यूज होना चाहिए, इसको लगना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं अब तक इस तरह की योजना बना पाए? क्या सरकारों ने या फिर प्रशासन इस तरफ उस तरीके से इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं हाँ दे रहा है? नहीं, मेन चीज है अवेयरनेस कम है इसके बारे में, लेकिन अब धीमे धीमे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मीडिया का भी बता रहे हैं, रोल बहुत ज्यादा होता है इसके ऊपर। और जनरल पब्लिक में स्कूल लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसा कि आप लोग इस विजुअल में दिखा भी रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा वो प्रयास किया गया है और हम लोग भी इस तरह के फिर कैंप्स अपनी तरफ से लगवाते रहते हैं, बल्कि सारे ही हॉस्पिटल्स। और जी बेसिकली इसमें यह है कि जनरल पब्लिक में जितने भी लोग हैं सबको, जो भी पब्लिक उसमें है, जैसे पुलिस फोर्स हो गई,
इवन मीडिया हाउसेज में भी हम लोग जा करके लगवाते हैं। तो जहाँ पे भी पब्लिक उसका गैदरिंग हो रही है तो उसमें ये सब चीज़ों का फैसिलिटी का अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सर ये जो आजकल इतने और ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट के केसेस भी हो रहे हैं यूथ से लेकर के, और हाँ पहले एक एज के बाद अब देखे हाँ जाते बिल्कुल। थे, अब यूथ में भी हाँ तो होने वो लगे हैं। अब ये हार्ट डिजीजेस जो है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इन्फेक्शियस डिजीज का ज्यादा प्रकोप होता है, पर जैसे कि अब हम लोग का देश तरक्की कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, मीन एज जो है, मीडियन एज लोगों की बढ़ रही है, तो जो पहले 50 या 60 साल की होती थी अब बढ़ के 70 80 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। तो, तो इस तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनका प्रेवलेंस तो बढ़ेगा ही आने वाले समय में, और हम लोग को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल हमको तैयार करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। और ये मशीन के बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। डॉक्टर साहब विदेश में क्या ये कल्चर है कि वहाँ पर इस तरह की जो हाँ मशीन्स नहीं, हैं? विदेश में तो अब सब जगह बिल्कुल, हाँ, जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनके सब जगह प्लेसेस पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और इसको यूज भी किया जाता है। और इंडिया में भी हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऐसे एयरपोर्ट वगैरह पे भी कि जहाँ पे एईडी का यूज करके लोगों की जान बचाई गई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये बड़ी खबर भी हम आप अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर एक नहीं बल्कि कई जगहों पर ये मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन का नाम एईडी है, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसको कहा जाता है। और इसी के ऊपर हम लोग डॉक्टर विवेक टंडन जिसे हम लोग इसी को लेकर के बात कर रहे हैं। एईडी एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग अचानक कार्डियक अरेस्ट से गुजरने वाले व्यक्ति को प्राथमिक सहायता के लिए दिया जाता है। इस मशीन को लगाने के साथ ही आम लोगों और स्टाफ को भी इस मशीन को चलाना आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये आएगा कैसे? क्या आपको लगता है कि इसको पार्ट ऑफ एजुकेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा, उस दिशा में सोचना पड़ेगा कि जहां एटलीस्ट कॉलेज या कॉलेज में तो कम से कम हम लोग सिखा ही दें लोगों को, बच्चों को? और ये पार्ट ऑफ करिकुलम बनाना पड़ेगा इसको, और बेसिक जानकारी बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर वो हाँ रिपीटेडली उनको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसको याद रखना पड़ता है। और मतलब जो कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो हर समय उसको माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स पे इसके जो है कैंप्स लगवाने जाने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि मतलब जान है तो जहान है। और ये मतलब ये सिंपल सा प्रोसीजर कितने लोगों की जान बचा सकती है, इसका मतलब अंदाजा ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ट्रेनिंग सेशन भी इसके लिए रखे जा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर। एटलीस्ट बिल्कुल। स्टाफ के लोग तो तमाम इस ट्रेनिंग सेशन का फायदा तो उठाए जैसे पाएंगे। हम लोग का मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल है और भी हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स हम लोग लगवाते हैं। और जा जा करके जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है तो हम लोग ऑफिस में, पुलिस फोर्स के यहाँ, आर्मी के अंदर, इस तरह के मतलब बार एसोसिएशन वगैरह कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा करके हम लोग कैंप्स लगा के इसकी ट्रेनिंग देते हैं। पर और भी इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मास लेवल पे इसको और बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर कोई प्रोग्राम होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जैसे आपने कहा स्कूल एजुकेशन के ऊपर इसको इंक्लूड करना चाहिए और पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहेगा लगातार। फिर आपके पास आऊँगा। एक बार दर्शकों को हम बता दें कि ये जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं इसका फिर से एक बार मैं समराइज़ कर दूं, क्योंकि इसको बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा विषय है जो आज के दौर में पूरे देशवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह हम लोग बात भी कर रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लोगों के ये इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए कार्डियक अरेस्ट को लेकर के ये पहल की गई है जयपुर एयरपोर्ट पर, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसे एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। जो वैसे लोग जो दिल के मरीज हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर कुल 5 जगहों पर ये लगाया गया है। ये एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग अचानक कार्डियक अरेस्ट से गुजरने वाले व्यक्ति को प्राथमिक सहायता के लिए किया जा सकता है। इस मशीन को चलाना अभी हम सबको आना ही चाहिए, जिस तरह से हम डॉक्टर टंडन से भी बात कर रहे थे, ताकि वैसी परिस्थिति अगर हमारे सामने आए तो मरीज की जान बचा पाने में सक्षम रहें। जयपुर एयरपोर्ट पर एईडी मशीन लगाई गई है और किस तरीके से देखिए सीपीआर भी जब दिया जाता है तो उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है, और इस मशीन के माध्यम से किस तरह जानकारी दे करके शुरुआत में ट्रेनिंग दे करके आम लोगों को और तमाम अन्य लोगों की जान जो है बचाई जा सके जो इसके शिकार हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय कई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मोटे अनाजों में सबसे हेल्दी माने जाने वाला बाजरा, जिसे मिलेट्स की गिनती में माना जाता है, इसका उत्पादन
राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। पूरे देश में होने वाले बाजरे के उत्पादन में राजस्थान अकेले 60% बाजरे का उत्पादन करता है। मिलेट्स के परीक्षण की सबसे आधुनिक लैब भी जोधपुर में ही है। यहाँ पर 15 एकड़ भूमि में बाजरे की अलग अलग किस्मों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही किसानों को बुवाई के लिए बाजरा उपलब्ध करवाया जाता है। आपको बता दें, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित देश का ही एकमात्र बाजरा प्रशिक्षण केंद्र है, जो अपने आप में एक अनूठा केंद्र है। यहाँ पर देश भर से आने वाले बाजरे के विभिन्न सैंपल्स का वैज्ञानिक पद्धति के साथ परीक्षण होता है। कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कई नवाचार कर रहा है। वहीं बात करें बाजरा की, जहां देश भर में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भी राजस्थान में होता है और देश भर के विभिन्न प्रदेशों में होने वाले बाजरे की किस्मों को विकसित करने से पहले जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में बने केंद्र से अप्रूवल लेना भी आवश्यक होता है। जहां इस अनूठी लैब के साथ ही यहां करीब 15 एकड़ में रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। और हमारे साथ में है विकास खंडेलवाल, जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी हैं। सर, किस प्रकार से ये केंद्र जो है वो संचालित होता है? सर, यहाँ पर जो ये केंद्र है जहाँ पे आप उपस्थित हैं, जो अखिल भारतीय समन्वित बाजरा परियोजना, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक यूनिट है, उसके अंतर्गत करीबन हमारे यहाँ पूरे देश भर में 12 केंद्र हैं जो कि कार्य कर रहे हैं बाजरा के अनुसंधान में। इसके अलावा हमारे आईसीआर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे काजरी है, आईआरआई है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, करीबन 25 से 30 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिसमें से कोर्टेवा है, क्रिस्टल है, कावेरी सीड्स हैं, हाईटेक सीड्स हैं। इस प्रकार की बड़ी कंपनीज़ जो हैं, यूएस सीड्स हैं, ये भी इसी अनुसंधान में कार्य कर रही हैं। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन हमारे 12 तो खुद के केंद्र हैं। इसके अलावा हमारे पास 25 से 30 कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार के ट्रायल्स लगाते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे करीबन 25 से 30 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जहाँ पर हम इनका परीक्षण करते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न जो विषय है उसके ऊपर हम काम करते हैं। मुख्यतः पौध प्रजनन, जिसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, उसके ऊपर कार्य किया जाता है, जिसमें वैरायटी डेवलपमेंट, हाइब्रिड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। फिर इसके अलावा पैथोलॉजी, जो पौध व्याधि है, जिसके अंदर हम हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी यहाँ पे हाइब्रिड या वैरायटीज़ जो परीक्षण के लिए आती हैं वो हम लगाते हैं, जिसमें से मुख्य रोग हरित वाली और दूसरा रोग है ब्लास्ट। इसके अगेंस्ट हम पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा स्मट, रस्ट और अर्गट, इसकी भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। हम पूरे 3 साल तक इस प्रक्रिया को करते हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही परीक्षण के पश्चात ही किसान के पास ये बीज पहुँचता है। और सर, हम देख पा रहे हैं जो विभिन्न किस्मों की जो बाजरी हैं, जो यहाँ अलग अलग प्रदेशों से जी जो हैं वो सैंपल भी यहाँ हैं। हम कुछ देखना भी चाहेंगे सर, आप जो किस प्रकार की बाजरे के सैंपल्स हैं और किन किन प्रदेशों के, और किस तहत क्या क्राइटेरिया होता है इनको पास और फेल करने का। सर, इसमें क्या होता है कि हमने इस पूरे जो बाजरा अनुसंधान को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, जो पौध प्रजनन के आधार पे, जिसमें पहला आता है A1 जोन, दूसरा आता है A जोन, तीसरा आता है B जोन, और इसके अलावा हम समर इकोलॉजी, जिसको जायद कहते हैं, उसके अंदर भी हम बाजरे का हम उत्पादन लेते हैं। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में हमने इसको कर रखा है। A1 जोन मतलब जहाँ पे 400 mm से बारिश कम हो, जो मुख्यतः अपने वेस्टर्न राजस्थान, आपको जैसे ज्ञात ये है कि 7.2 मिलियन हेक्टेयर से 8 मिलियन हेक्टेयर के करीब तकरीबन पूरे भारतवर्ष में बाजरे का एरिया है, जिसमें से 4.2 से जो 4.5 मिलियन हेक्टेयर अकेले राजस्थान में है। उस 4.5 मिलियन हेक्टेयर में से भी 3.5 मिलियन हेक्टेयर तकरीबन अपने A1 जोन, जो कि बिल्कुल ही कम बारिश वाला हिस्सा है, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें से बाड़मेर मुख्यतः हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर के करीब बाजरा का एरिया है। और ये इसके अलावा हमारे जोधपुर, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, ये मुख्य एरिया जो बाजरे के हैं, जिसमें बहुत कम बारिश में उत्पादन लिया जाता है। इसके अलावा A जोन है, जिसमें अलवर, दौसा, जयपुर, जामनगर वगैरह ये सब आते हैं, जिसमें बारिश अच्छी होती है। फिर इसके अलावा B जोन, जिसके अंदर से अपने महाराष्ट्र का है, जैसे औरंगाबाद है, धुले है, फिर इसके अलावा अपने कोयम्बटूर है, ये सब जो है इसमें एरिया है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर, 7.2 से 8 मिलियन हेक्टेयर के करीब एरिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जल्दी पकने वाली, इसमें 3 हिस्सों में बांट रखा है, जल्दी पकने वाली, मध्यम अवधि में पकने वाली और देरी से पकने वाली। जल्दी पकने वाली मतलब होता है कि अपने 45 दिन के नीचे उसके अंदर फ्लोरिंग आ जाए और वो लगभग 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाए। इसके अलावा मध्यम अवधि में पकने वाली में 45 से 50 दिन के बीच में तो फ्लोरिंग आ जाए उसकी, और फिर उसके बाद वो लगभग 80 दिन के करीब वो पक जाए। और
देरी से पकने वाली में 50 दिन से ज़्यादा तो उसके अंदर फ्लोवरिंग हो, और वो तकरीबन 80 से 85 दिन तक वो लेती है पकने के अंदर। तो इस आधार के ऊपर इसको हमने वर्गीकृत कर रखा है। बिल्कुल। जैसा कि सर बात करें, जो राजस्थान है वो बाजरे का एक बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है, तो किसानों को इस केंद्र के ज़रिए किस प्रकार से मदद मिल पाती है? सर, किसानों को ये केंद्र ही नहीं, इवन हमारे 12 जो केंद्र हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सभी मिलके हम काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें किसानों के लिए हम इस तरीके से किस्मों को तैयार करते हैं कि जिसमें उपज तो अधिक से अधिक हो ही, इसके साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे पौधों के अंदर। मतलब जो भी वैरायटी आती है, किस्में आती हैं, उसमें किसी तरीके की बीमारी ना लगे, ना उसमें हरित बाली रोग हो, ना उसमें ब्लास्ट हो, ना उसमें अर्गट हो, ना इसमें स्मट हो, जिससे कि किसानों का नुकसान नहीं हो। इसके अलावा ये एक पहली फसल है बाजरा जिसमें कि हम बायो फोर्टिफिकेशन, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि जिसमें न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस किया गया है, जिसमें कि हमने 2023 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी हमने इसको सेलिब्रेट किया है। 2018 को हमने नेशनल मिलेट ईयर भी हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इसके अंदर बाजरा वैसे ही भगवान का एक दिया हुआ हमें वरदान है, जो बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम अपने रिसोर्सेज लगा के इसका अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इसके अंदर एमिनो एसिड, जो अपने अलग अलग तरीके के जो अपने विटामिन्स होते हैं, वो भी इसके अंदर मिलते हैं। अच्छी मात्रा में वसा होती है, अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन होती है। तो ये पूर्ण एक तरीके से आहार है। जैसे कि इसके ऊपर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस किया, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में भी इसके प्रति अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। और अब ये इसका मुख्य उत्पादन लेके ये थाली तक पहुंचाना है। हर घर थाली में ये हिस्सा होना चाहिए खाने का, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें अपने। ये एक है जिसमें सिर्फ Fe और जिंक जो मुख्य इसमें तत्व होते हैं, जिसमें हमने 42 ppm कम से कम उसमें लो होना चाहिए और 32 ppm उसमें कम से कम जस्ता होना चाहिए, तभी वो किस्म हम रिलीज़ करते हैं इस परियोजना के तहत। बिल्कुल सर। हम सर कुछ किस्में भी देखना चाहेंगे। किस प्रकार से जो उत्तम किस्में होती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है जो आप परीक्षण के दौरान रखते हैं? सर, जैसे आप ये देख रहे हैं कि MPMH 42 है, इसमें जो ये तकरीबन 45 दिन के करीब इसकी फ्लोरिंग आ जाती है। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल आपका चारा भी बिल्कुल हरा है, दाना भी बहुत अच्छा है। और जो किसान पसंद करते हैं, जो एक येलो कलर जो होता है अपने यहाँ पे, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस प्रकार के दाने को, वो आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी अच्छा आता है। 21 क्विंटल के करीब इसकी जो है उत्पादन क्षमता है। और इसके अलावा इसमें फॉडर भी अच्छे क्वालिटी में। फिर इसके अलावा ये MPMH 35 है, जो हमारे इसी तरीके की जल्दी अवधि में पकने वाली एक किस्म है। फिर MPMH 21 है। फिर हमारे MPMH HHP 67 इम्प्रूव्ड है। इस तरीके से हमने, ये हमारी यूनिवर्सिटी से ही तैयार की हुई किस्में हैं। तो सर अब तक जो है वो कितने बाजरे की किस्मों को जो है वो यहाँ परीक्षण किया जा चुका है? तकरीबन हमारे यहाँ पे हर साल 160 से लेके 170 के करीब हमारे पास हाइब्रिड और संकुल किस्में जो आती हैं, उनका हम हर साल परीक्षण करते हैं। और उसके बाद इसका हर साल साल में एक बार एक वर्कशॉप होती है, जिसके अंदर हम जो भी किस्में हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो नोटिफाई होती हैं हाइब्रिड या वेराइटीज़। बिल्कुल। और जैसा कि जो कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं विकास खंडेलवाल, इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो मोटे अनाज में सबसे उपयुक्त अनाज माना जाता है बाजरा, और प्रधानमंत्री का भी जो मिशन है उसको लेकर भी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो लगातार नवाचार कर रहा है। और अब तक कई किस्मों का जो है यहाँ परीक्षण भी किया जा चुका है। और मुख्य उद्देश्य हर घर हर थाली में बाजरा जो है मिलेट्स होना चाहिए, इसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। जहाँ देखने वाली बात है आगे आने वाले समय में कृषि विश्वविद्यालय का ये नवाचार कितना कारगर साबित होता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। राजस्थान में भारी बारिश के बीच मौसमी बीमारियों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में डेंगू के 2200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 15 दिनों में 700 से ज़्यादा मामले आए। जयपुर और उदयपुर में सबसे ज़्यादा मामले आए। बढ़ते मामलों के बीच SMS अस्पताल प्रबंधन ने सामान्य वार्ड और ICU में बेड रिजर्व कर दिए। बढ़ते मामलों के बीच ब्लड बैंक में खून की कमी भी अस्पतालों के लिए बड़ी चुनौती है। संभावित खतरे को देखते हुए SMS कॉलेज के IHTH विभाग के विभाग अध्यक्ष भीम सिंह मीना ने सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने ब्लड डोनेट करने की अपील की है। तो
एसएमएस अस्पताल में ये तैयारियां की गई हैं और ब्लड डोनेट करने की अपील भी की गई। खून की कमी भी अस्पतालों के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। संभावित खतरे को देखते हुए एसएमएस कॉलेज के आईएसटीएच विभाग के विभाग अध्यक्ष भीम सिंह मीना ने सामाजिक संगठनों और आम लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। मौसमी बीमारियां जिसको बोलते हैं, मौसम चेंजेज होने के साथ साथ जो बीमारियां कॉमन है उनमें डेंगू है और स्क्रब टाइफस है। डेंगू का जो केसेस आते हैं एसएमएस में, जनरली अनुमान जो केसेस आते हैं वो भर्ती रहने लायक ही केसेस आते हैं, सिंपल केस नहीं आ रहे। पेशेंट को चाहिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि राजस्थान सरकार की बहुत बढ़िया सुविधा है हर जगह पे, तो एक सरकारी डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो NS1 एंटीजन एक टेस्ट होता है 3 दिन बाद पॉजिटिव आता है, 2 या 3 दिन बाद अनुमान, और सीरोलॉजी एंटीबॉडी 4-5 दिन बाद, 7 दिन के बाद पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट हम लोग वैसे करते हैं। हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है भर्ती की तो हम लोग भर्ती करते हैं, नहीं तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, डेंगू अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, पर डॉक्टर को जरूर दिखाना है हमें। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ओरल फ्लूइड देते हैं, ORS का घोल देते हैं, सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट देते हैं, और कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन, कि मेरे बुखार नहीं उतर रहा है 2 दिन से, तो आप कॉम्बीप्लेम खा लो, एस्प्रिन खा लो, ब्रुफेन, इनसे अवॉइड करना चाहिए। रही बात ब्लड चढ़ाने की, मैंने कहा मैं 3 पार्ट में जवाब दूंगा। जनरली प्लेटलेट काउंट अगर बिलो 20,000 है, इंटरनेशनल गाइडलाइन कहती है कुछ 10,000 है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमने 50,000 पे भी प्लेटलेट चढ़ा दिए, जनरली हम अनुमान नहीं चढ़ाते हैं, तो ज़रूरी नहीं प्लेटलेट बढ़े, क्योंकि एक लेवल तक प्लेटलेट जाएंगे। सेकेंड चीज़, कोई भी ब्लीडिंग हो, डेंगू फीवर का पेशेंट है, ब्लीडिंग है, तो हम प्लेटलेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटलेट हम प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। तो ORS का गोल्ड ट्रीटमेंट है, सिंपल पैरासीटामोल ट्रीटमेंट है, और डॉक्टर को दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि उस समय डायग्नोसिस, मैंने कहा इस समय रनिंग कर रहे हैं स्क्रब के भी, मैंने जो आपको डेंगू के अप्रोक्सीमेट केस बताए, स्क्रब के भी केसेस है, मलेरिया का बहुत कम केसेस है, इस समय एंट्रिक फीवर भी आ जाता है जिसको टाइफाइड बोलते हैं, इस समय आपका वायरल हेपेटाइटिस भी आ जाता है क्योंकि पानी इन्फेक्टिव रहता है। तो 3 या 4 डिजीज सर्कुलेट करती है। ये हर साल का ट्रेंड होता है। इस साल थोड़ी बारिश ज़्यादा है इसलिए ये अभी बढ़ रहा है, पर ये हर साल का ट्रेंड है। दूसरा, सुविधाएं हर जगह उपलब्ध है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध। मौसमी बीमारियों के चलते अभी जो सीजन चल रहा है इसमें डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और वायरल के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये केस इस तरह से ही अगर बढ़ते गए तो हमारे पास में जो स्टॉक है ये कम पड़ सकता है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जनता से अपील की है, और वो अपील जारी किया है, ना कोई पत्र जारी किया, मैंने अपील की है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि हमारे पास में इसकी शॉर्टेज ना हो। भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने पांव पसारे हैं, और यही कारण है कि सिर्फ पिछले 15 दिनों में राज्य में डेंगू के 700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच ब्लड बैंक में ब्लड की कमी भी लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं। हालांकि ब्लड बैंक की कोशिश है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से, बाकी लोगों की मदद से ब्लड की जो थोड़ी बहुत कमी है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके, ताकि ऐसी मौसमी बीमारियों से आपात स्थिति में निपटने में मदद मिल सके। जयपुर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, NDTV।